clarification on ITC in the hands of supplier in the respect of sales promotion scheme. तो हम लोग ऑलरेडी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स देख के आए, सप्लाई में और चार्ज जीएसटी में, दोनों में मैंने आपको बताया। तो ये जो सेल्स प्रमोशन स्कीम्स है गाइस, बहुत सिंपल, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर फ्री गिफ्ट्स बांटना, या बाय मोर सेव मोर, ये सब चीजें हम देख के आए, तीन चीजें देख, राइट। तो सवाल ये उठा था कि जैसे मैंने कोई फ्री सैंपल बांटे, है ना, मैंने आपको फ्री सैंपल दिए मेरे बिजनेस के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने बताया था जनरली ये फ्री सैंपल्स देते। तो सवाल ये उठा था कि ये जो फ्री सैंपल्स मैंने तो परचेस किए भाई, ये जो फ्री सैंपल्स है, जैसा ये आशीष है, ये जो सैंपल्स मैंने ये फ्री में आगे बांटे, फ्री सैंपल्स ये मैंने जो आगे बांटे, इसको मैंने तो कहीं ना कहीं इनवर्ड सप्लाई किया होगा ना, इनवर्ड सप्लाई मैंने परचेस किया होगा इसको, और इसके ऊपर मैंने आईटीसी लिया होगा, डेफिनेटली आईटीसी क्लेम किया होगा। अब मैं इसको ये फ्री जो सैंपल्स है इसको मैं फ्री में बांट रहा हूं, मतलब इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, नो जीएसटी ऑन इट, नो जीएसटी। तो सवाल ये उठा कि क्या ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलेगा, मिलना चाहिए क्या, बताओ। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने पहले बताया था, अगर आपको याद होगा आईटीसी के चैप्टर में। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्यों आया, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो आउटपुट पे अगर टैक्स है, तो फिर इनपुट जो है आपका या इनवर्ड सप्लाई है उसका क्रेडिट मिलेगा। यहां ये फ्री सैंपल्स जो है, ये फ्री सैंपल्स तो इस पे कोई टैक्स नहीं, तो इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल आपने परचेस किया होगा इसका आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब क्या, वापस पे करना पड़ेगा। रिवर्सल का मतलब क्या है, मैंने मेरे सब लेक्चर्स में आपको दिया हुआ है। रिवर्सल मतलब अगर आपने उसको अवेल्ड किया होगा तो बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर आपने लिया होगा तो आप उसको रिवर्स करवा दो, और अगर आपने यूटिलाइज किया होगा तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो नॉर्मल लॉ क्या है, देखो नॉर्मल लॉ लिखा है वहां पे, क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ 17 क्या बोलता है, देखो, प्रोवाइड्स दैट आईटीसी शॉल नॉट बी अवेलेबल, आईटीसी नहीं मिलेगा कौन कौन से गुड्स पे, ऑफ गुड्स विच आर स्टोलन, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ और डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अगर ये सब चीजें हुई आगे, गुड्स लॉस्ट हुए हैं, चोरी गए हैं, राइट ऑफ हुए या फिर डिस्पोज्ड एज फ्री सैंपल, तो उसके ऊपर जो आपने आईटीसी लिया उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता। सो इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट ITC shall not be available to the supplier on input or input service or capital goods to the extent they are used in relation to gift and samples. तो जो भी ITC आपका to the extent of free gifts और sample है, उतना ITC आपको क्या करना है, रिवर्स करना। However, where the activity of distribution of a gift or sample falls within supply on account of provision of Schedule 1, अगर फ्री गिफ्ट और सैंपल्स अगर शेड्यूल 1 मतलब इसके कंडीशंस में फॉलो हो रहे शेड्यूल 1 के, तो फिर आईटीसी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शेड्यूल 1 तो हमारा बोलता है गाइस कि आप विदाउट कंसिडरेशन भी सामने वाले को दे रहे हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, राइट। मतलब शेड्यूल 1 के गुड्स पे जब एक फ्री गिफ्ट और सैंपल दूंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला, तो आगे अगर जीएसटी लगा तो पीछे का क्रेडिट आपको मिल जाए। अरे समझ में आया, वेरी सिंपल। ध्यान रखो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर्स को सुनो तो आपको जल्दी से समझ। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी जीएसटी ना, तो फ्री और सैंपल्स और गिफ्ट्स में विदाउट कंसिडरेशन है, तो आगे जीएसटी लगा है फिर भी, तो पीछे का क्रेडिट, इनपुट का क्रेडिट आपको मिल जाए। देन बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाय वन गेट वन, एंकर का एग्जांपल दिया था, एंकर टूथपेस्ट, उसके साथ टूथब्रश फ्री था, याद है आपको। तो ये टूथपेस्ट के साथ जो टूथब्रश फ्री था गाइस, मैंने आपको बताया था इसको आपको कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई मानना है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स, और रेट अकॉर्डिंगली आपको लगाना है। मतलब अगर कंपोजिट सप्लाई है तो जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट का रेट है वो प्रोडक्ट का रेट लगेगा, और मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट जो रहेगा वो लगेगा।
तो अगर देखो बाय वन गेट वन फ्री में भी आपको जो कंबाइंड पैकेट था आपका किसका, टूथपेस्ट और टूथब्रश का, तो हमने देखा था गाइस वहां पे कि ये दो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं एट अ सिंगल प्राइस, टू प्रोडक्ट आर सेलिंग एट अ सिंगल प्राइस, मतलब दोनों प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रहा है। तो फिर आउटपुट पे अगर जीएसटी है तो उसके इनपुट का भी क्रेडिट हमको मिल जाए। तो बस वही वहां पे बोला, देखो इट इज क्लैरिफाइड दैट ITC shall be available to the supplier for the input services and capital goods available रहेगा, used in relation to the supply of goods or services or both as a part of such a offer। चैप्टर 2 में हम इसको ऑलरेडी देख, और ये बाय मोर सेव मोर का तो ITC का पार्ट मैंने सब आपको बताया था, सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के चार्ट, दिस ऑलरेडी वी हैड डिस्कस। ओके, देन very important amendment, very important amendment क्या है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक अमेंडमेंट है गाइस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्पेसिफिक। होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखो पहले अपन समझ लेते इसको। देखो मान के चलो ये कोई कंपनी, मेडिसिन की कंपनी, आपको मालूम है सिप्ला है ना, ये सिप्ला कोई एक मेडिसिन की कंपनी, डायग्राम बहुत खराब बनाता हूं लेकिन मान के चलो ये सिप्ला का ऑफिस है, ऑफिस मंदिर नहीं है रे नालायक लोग, ऑफिस है सिप्ला का, मंदिर में घंटा होती है, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो ये क्या है, ये सिप्ला का ऑफिस। ओके चल देखो, तो ये सिप्ला का ऑफिस कोई, मान के चलो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर भी होता है यहाँ पे और ऑफिस दोनों एक साथ। अब ये सिप्ला वाला कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है कोई होलसेलर को, और फिर होलसेलर रिटेलर को करता है नॉर्मली, तो ये हमारा दूसरा कोई शॉप है होलसेलर वाला या रिटेलर वाला, इट्स ए इसका नाम है एपेक्स मेडिकोज, राइट, एपेक्स मेडिकोज। तो ये सिप्ला वाला एपेक्स मेडिकोज को कोई मेडिसिन सप्लाई और उसके लिए उसने क्या किया, एक इनवॉइस बना के दिया, टैक्स इनवॉइस, और उसमें कितने के गुड्स बेचा, उसने 1,00,000 रुपए का वैल्यू का मेडिसिन बेचा जिसके ऊपर जीएसटी है 18,000 रुपीज, तो टोटल वैल्यू हो गई 1,18,000, इतनी वैल्यू, राइट। और ये पूरे गुड्स कहां चले गए, एपिक्स मेडिको ना। अब ये मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट रहती, राइट। अब सवाल क्या था गाइस, सवाल ये था कि मान के चलो ये पूरे 1,00,000 की मेडिसिन जो है, इसमें से कुछ मेडिसिन या पूरी मेडिसिन, आप कुछ भी बोल सकते हो, पूरी या कुछ मेडिसिन एक्सपायरी डेट के पहले नहीं बिक सकी, मतलब वो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट आ गई। अब एक्सपायरी वाली मेडिसिन बेचना तो कानून गुनाह है और कोई बेचता भी नहीं है, बेच भी नहीं सकता, राइट। तो ये मेडिकल वाला भी इस मेडिसिन का क्या करेगा, मान के चलो कि 50,000 रुपए की मेडिसिन, 50,000 रुपीज की जो मेडिसिन है, ये एक्सपायर्ड मेडिसिन, इसमें से वैल्यू 50,000 की प्रोपोर्शनल 50% बिक गया, 50% रह गया, तो ये 50। अच्छा इससे पहले एक बात और बता दूं कि ये जब बिल टैक्स इनवॉइस एपेक्स मेडिकोज को गया होगा, तो एपेक्स मेडिकोज ने इसके ऊपर आईटीसी लिया होगा इसका 18,000 का, और सिप्ला वाले ने गवर्नमेंट को 18,000 टैक्स पे कर दिया होगा। ये तो बहुत सिंपल मैटर है, ये कलेक्ट किया होगा 1,18,000 और उसमें से 1,00,000 सिप्ला की इनकम, बाकी 18,000 गवर्नमेंट को उसने पे कर, और इसने 18,000 का क्रेडिट लिया ना। अब ये 1,00,000 के मेडिसिन में से 50,000 की मेडिसिन एक्सपायरी दिन तक नहीं बेची गई ये एपेक्स मेडिकोस से, तो अब एक एपेक्स मेडिकोस क्या करेगा, वो मेडिसिन का वो खुद खाएगा क्या, नालायक लोग हैं, वो खुद खाएगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, ये सवाल था। तो फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए एक जवाब दिया। इसके लिए हम दो रास्ते आपको बता रहे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो रास्ते हम इसके लिए बताएं। तो पहले अपन इतना पढ़ लेते, फिर वो दो रास्ते में आपको समझाता हूं क्या है। देखो, इट इज कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर दैट drugs or medicines are sold by the manufacturer to the wholesaler and by the wholesaler to the retailer on the basis of invoice or bill as the case may be। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, ऐसे करके चलता।
Such a goods have been defined life term which is normally referred to as expiry. उसकी लाइफ रहती है, उसको हम एक्सपायरी बोलते हैं. Goods which have crossed their date of expiry colloquially referred to as time expired goods and are returned back to the manufacturer on account of expiry through supply chain. अब ये जो गुड्स है जो टाइम एक्सपायर्ड हो गए, ये टाइम एक्सपायर्ड गुड्स वापस दिए जाते हैं. किसको? रिटेलर सप्लायर को दे, होलसेलर को देगा और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को वापस करेगा. For such a goods in lieu of representation of CBIC wide circular number, this one dated 26th of October 18 has prepared the following procedure for return of time expired goods and drugs and medicine. In case of return of time expired medicine and drugs, either of the following two options can be followed. तो इसमें दो ऑप्शंस है. ए ऑप्शन है रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई, और बी ऑप्शन है रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय इशूइंग क्रेडिट नोट. एक एक करके अपन समझते. तो पहला देखते, रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स एज ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई. बहुत ध्यान से समझना है. अब देखो, अभी एपेक्स मेडिकोज वाला जो है ये क्या करेगा, फ्रेश सप्लाई मानेंगे. मतलब ये जो 50,000 का वैल्यू बचा, ये 50,000 के लिए ये एपेक्स मेडिकोज क्या करेगा, एक इनवॉइस बनाएगा. राइट, वैल्यू 50,000 प्रोपोर्शनेट जो उसने परचेस किया था उसका, उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा 9,000, और ये बिल 59,000 का वो इशू करेगा सिप्ला. अरे समझ में आया? ये किसने बनाया बेटा? एपेक्स ने बनाया. टाइम एक्सपायर्ड गुड्स 50,000 का, वो पूरा का पूरा नया इनवॉइस, फ्रेश इनवॉइस बना के उसको भेजेगा. किसको? सिप्ला. अब सिंपल, सिप्ला क्या करेगा, नॉर्मली 59,000 पे करेगा एपेक्स मेडिकोज को, वो 9,000 का क्रेडिट ले लेगा, और एपेक्स मेडिकोज जो है एपेक्स वाला 9,000 जीएसटी गवर्नमेंट को भर देगा. एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट, देखो कितना सिंपल हो गया. तो पहले गवर्नमेंट को 18,000 जीएसटी जो था, ये 18,000 जीएसटी किसने भरा था? सिप्ला ने भरा था. किससे लेके? एपेक्स मेडिकोज से. अब एक फ्रेश, इसको भूल जाओ पहले ट्रांजैक्शन. अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? सिंपली, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पहला ट्रांजैक्शन नॉर्मल हो गया. अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? जो गुड्स एक्सपायर हुए उसको फ्रेश इनवॉइस बना के भेज दिया. किसने किसको भेजा? एपेक्स ने भेजा मैन्युफैक्चरर. एज सिंपल एज दैट. जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को भर दिया. इतना सिंपल. राइट, और अब एपेक्स मेडिकोज 59,000 कलेक्ट करेगा, जिसमें से 9,000 वो गवर्नमेंट को भर दिया, और 9,000 का किसने क्रेडिट ले लिया? सिप्ला. आप दो अलग अलग सप्लाई ट्रीट करो. सिंपल, दो अलग अलग सप्लाई है. पहले सिप्ला ने एपेक्स को किया, अब एपेक्स ने सिप्ला को किया. दैट्स इट, खत्म. ओके, सिंपल. देख क्या बोल, पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स कौन है? ये वाले दिए. कंडीशन क्या है, वैल्यू क्या रहेगी, और आईटीसी अवेलेबल रहेगा या नहीं. तो देखो, पहला, पर्सन रिटर्निंग द गुड्स, मतलब हम एपेक्स की बात कर रहे हैं, इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर. जो एपेक्स है ये कंपोजिशन टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए. तो क्या करेगा? देखो पहले कंडीशन देखते, रिटर्न द सेड गुड्स ट्रीटिंग इट एज अ फ्रेश सप्लाई एंड देयर बाय इशूइंग द फ्रेश इनवॉइस. नया इनवॉइस बनाएगा और उसको भेज देगा. अब इसकी वैल्यू क्या लगा तो दिया है, देखो वैल्यू क्या रहेगा रिटर्न गुड की, एज शोन इन इनवॉइस और बिल एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ विच द गुड्स वर सप्लाइड अर्लियर मे बी टेकन एज अ वैल्यू ऑफ रिटर्न सप्लाई. तो जो गुड्स उसको मिले थे, उसके बेसिस पे वैल्यू निकालेगा. जैसे 1 लाख के गुड्स मिले, 60% गुड्स बेचे गए एक्सपायरी के पहले, 40% बच गए, तो 40% की वैल्यू 40,000. 1 लाख का 40%, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस उसका वैल्यू लेगा. एंड नाउ रेसिपिएंट कौन है? सिप्ला क्या करेगा? रेसिपिएंट ऑफ सच अ रिटर्न सप्लाई एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ 16. उसको गुड्स मिलना चाहिए. 16 की कंडीशन क्या है? गुड्स मिलना चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, जो सप्लायर उसने टैक्स भर देना चाहिए. ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा और आपका सिप्ला क्या कर लेगा? क्रेडिट ले लेगा. नॉर्मल ट्रांजैक्शन. दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग हुए. पहले सिप्ला ने एपेक्स को भेजा, उसने क्रेडिट ले लिया एपेक्स वाले ने.
अब एपेक्स वाला भेज रहा है सिप्ला वाले को, सिप्ला क्रेडिट ले, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मिल जाए ना। अब जो पर्सन रिटर्न कर रहा है, मतलब सिप्ला, सॉरी, हाँ करेक्ट, जो पर्सन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कौन कर रहा है यहाँ पे, एपेक्स। अब ये एपेक्स मेडिकोज मान के चलो कंपोजिशन टैक्स पे, एपेक्स मेडिकोज। दूसरा एग्जांपल लेते, देखो ये सिप्ला और ये एपेक्स। तो सिप्ला ने पहले गुड्स इसको भेजे थे, सप्लाई किया था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए पे उसने 18,000 रुपए का जीएसटी लगाया था, 1,18,000 का गुड्स इसने भेजा। किसको भेजा था बेटा, एपेक्स, राइट। बताओ एपेक्स क्रेडिट ले पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कौन से स्कीम में है, कंपोजिशन स्कीम में, तो ही इज नॉट एबल टू टेक द क्रेडिट, एपेक्स वाला ना। अब ये गुड्स रिटर्न कर रहा है एपेक्स वाला, तो एपेक्स वाला क्या बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई बना के 50,000 रुपीज पे वो क्या करेगा, जो रेट होगा उसका, वो रेट से जीएसटी, मतलब 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी लगा के ये बिल ऑफ सप्लाई किसको दे देगा, सिप्ला को। अगेन सिप्ला कैन नॉट एबल टू टेक द क्रेडिट बीइंग ही इज परचेज फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर से जो गुड्स परचेज करता है उसके केस में कोई क्रेडिट नहीं। अरे समझ में आया। तो गवर्नमेंट को पहले 18,000 का टैक्स चले गया जो सिप्ला ने भरा, और अभी 0.5 नया टैक्स चले, तो दोनों इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गए, राइट। तो पहला पॉइंट समझ में आया। पहला नॉर्मल, मतलब सिप्ला जो है ये मैन्युफैक्चरर है, और एपेक्स जो है वो कौन है, रेसिपिएंट है हमारा, पहले केस। तो पहला केस अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है एपेक्स मेडिकोज का, तो एपेक्स मेडिकोज जीएसटी लगा के देगा और उसका क्रेडिट सिप्ला ले पाएगा। और अगर एपेक्स मेडिकोज कंपोजिशन स्कीम में है तो फिर सिप्ला उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा और एपेक्स नॉर्मल रेट से टैक्स पर। तो देखो कंपोजिशन टैक्स पर इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई एंड पे द टैक्स एट अ नॉर्मल रेट एप्लीकेबल फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर, दैट इज 0.5। वैल्यूएशन तो सेम आएगा तीनों के केस में, एंड नो आईटीसी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। आईटीसी क्योंकि कंपोजिशन डीलर से आप परचेस करोगे तो कोई आईटीसी नहीं। अब मान के चलो ये जो एपेक्स मेडिकोज है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, थर्ड केस में यूआरडी। तो सिप्ला पहले जब गुड्स बेचेगा तो उसके ऊपर 18% जीएसटी 18,000 लगा के दिया, 18,000 कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को भर दिया। अब वापस जब आ रहा है 50,000 का, बताओ क्या यूआरडी पर्सन जीएसटी लगा के दे सकता है, ऑफकोर्स नॉट। तो एक नॉर्मल कमर्शियल इनवॉइस बनाएगा एपेक्स मेडिकोज, कमर्शियल एक इनवॉइस बनाएगा और वो सिप्ला को दे देगा विदाउट लेविंग द जीएसटी। तो ऐसा अब जब थर्ड केस में है, थर्ड केस में ये सिप्ला एंड ये एपेक्स से यूआरडी बराबर, तो ये पहला बिल 1 लाख रुपए का चले गया, इसके ऊपर 18,000 का जीएसटी, 1,18,000 कलेक्ट किया और 18,000 सिप्ला ने गवर्नमेंट को भर दिया 18,000 ना। अब जब ये एपेक्स बिल करेगा, ये एपेक्स कैसा बिल करेगा, कमर्शियल इनवॉइस, के ऊपर टैक्स इनवॉइस वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ ना, बिल ऑफ सप्लाई 50,000 रुपए का नॉर्मल बिल बनाए 50,000 और वो किसको दे देगा, सिप्ला उसको पैसे देगा, सिंपल ऐसा। तो देखो, और इस केस में सिप्ला को क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं होता। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर रिटर्निंग गुड्स वाला यूआरडी पर्सन है, इशू एनी कमर्शियल डॉक्यूमेंट विदाउट चार्जिंग द टैक्स, और अगर टैक्स नहीं भरा तो क्रेडिट लेने का कोई सवाल नहीं। क्लियर ना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, where the time expired goods which have been returned by the retailer or wholesaler are destroyed by the manufacturer। देखो नॉर्मल क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर को रिटर्न आने के बाद उसका यूज करके मैन्युफैक्चरर कोई नई मेडिसिन बना, लेकिन अब क्या हुआ कि ये मैन्युफैक्चरर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया, फना कर दिया है। तो उसको क्या कर, देखो, आर डिस्ट्रॉयड बाय मैन्युफैक्चरर, he or she is required to reverse the ITC availed on the return supply in terms of provision of 75H. It is pertinent to mention that the ITC which is required to be reversed in such a scenario is the ITC availed on return supply and not ITC attributable to the manufacturer of such a time expired good। कुछ समझ में नहीं आया? अरे बहुत सिंपल है, देखो लिसन, देखो क्या है, ये सिप्ला बराबर,
अब इसने कोई इनपुट पहले परचेस किए होंगे, इनपुट, और ये इनपुट मेडिसिन बनाने के लिए परचेस, राइट। ये मेडिसिन के डिकोल्ड टोटल बनाने के, चलो डिकोल्ड टोटल। अब इसके ऊपर उसने 10,000 रुपीज का आईटीसी लिया, ओके, समझ में आई था, 10,000 ना। अब ये सिप्ला ने एपेक्स वाले को बेचा 1 लाख रुपए में, और एपेक्स वाले को बेचा इनवॉइस, जैसे कि मैंने बोला आपको, 1 लाख रुपए का, 18,000 का जीएसटी, ये 18,000 का जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को भर दिया, राइट। अब एपेक्स वाले ने क्या किया, नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने क्या किया, उसने रिटर्न इनवॉइस बनाया 50,000 के गुड्स का, और उसके ऊपर 9,000 जीएसटी लगा दिया, जीएसटी, राइट, 59,000, और ये पूरी मेडिसिन के साथ बिल को भेज दिया सिप्ला के। अब मैंने बोला था कि ये 59 में से 9,000 तो एपेक्स गवर्नमेंट को भर देगा, और ये 9,000 का आईटीसी कौन ले लेगा, सिप्ला, प्रोवाइडेड सिप्ला उसको कुछ यूज कर रही हो मेडिसिन को, जो रिटर्न टाइम एक्सपायर मेडिसिन। अब क्या हुआ कि ये सिप्ला ने ये केस में बोला कि ये मेडिसिन को दफना दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर ये आईटीसी जो है 9,000 वाला, ये 9,000 वाला आईटीसी जो लिया इसको रिवर्स करवाना पड़े, क्योंकि अब ये गुड्स रहे ही नहीं ना। अभी देखिए अपन फ्री सैंपल गिफ्ट्स में स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, ये सब अगर होता है तो फिर ये जो आईटीसी अपन ये गुड्स पे लेते हैं इसको आपको रिवर्स कर। और वहां क्या बोला है, ये पॉइंट में क्या बोला था लास्ट में, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट आईटीसी विच इज रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड इन दिस सिनेरियो is the ITC availed on return supply and not that is attributable to the manufacturer। मतलब क्या कि आईटीसी कौन सा वाला रिवर्स करना है, ये वाला आईटीसी 10,000 वाला रिवर्स नहीं करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे लिया था उस आईटीसी को रिवर्स नहीं करना है, जो आईटीसी रिटर्न सप्लाई में लिया था उस आईटीसी को रिवर्स करना। अरे ये आईटीसी जो आपने लिया था इसके अगेंस्ट में तो आपने 18,000 का ऑलरेडी सप्लाई कर दिया ना, तो ये तो वैलिड आईटीसी है, करेक्ट आईटीसी है, ट्रू आईटीसी, जिसके आप हकदार हो। आईटीसी कौन सा रिवर्स करना पड़ेगा, रिटर्न वाला, क्योंकि ये रिटर्न आईटीसी के गुड्स आपने दफना दिए हैं, डिस्ट्रॉय किए, इसलिए ये आईटीसी को आपको रिवर्स। अरे आया समझ में, तो देखो उसका एग्जाम्पल भी वहां पे दिया, कोई लिखने की जरूरत नहीं, देखो सब दिया है। सपोजली manufacturer has availed ITC of 10 at the time of manufacture of medicine valued at 100। तो जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे तब 10 रुपए का आईटीसी आपने लिया था, तब 10 रुपए। एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ सच मेडिसिन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी, जब रिटर्न हुई मेडिसिन, द आईटीसी टू द मैन्युफैक्चरर ऑन द फ्रेश इनवॉइस ऑफ द होलसेलर इज ₹15। तो रिटर्न किया था वो आईटीसी 15 था। बताओ कौन सा आईटीसी रिवर्स करेंगे, करेक्ट 15 वाला, न कि 10 वाला। So when the expired goods are destroyed by the manufacturer, he is required to reverse the ITC of 15 and not 10। 10 नहीं करना है आपको, 15 वाला ITC। अरे आया समझ में, राइट। तो 3 सिचुएशन देखे गाइस। पहला, अगर जो रेसिपिएंट है, मतलब होलसेलर और रिटेलर है, वो अगर रजिस्टर्ड है तो नॉर्मल जीएसटी लगा के देगा, और रेसिपिएंट मतलब जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसका क्रेडिट ले लेगा। दूसरे केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा एपेक्स मेडिकोज, और कोई क्रेडिट नहीं ले पाएगा सिप्ला वाला, मतलब मैन्युफैक्चरर। और तीसरे केस में नॉर्मल यूआरडी है एपेक्स मेडिकोज, तो वो सिर्फ एक कमर्शियल इनवॉइस इशू कर पाएगा, और क्रेडिट का तो कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि जीएसटी लगती है। अरे बराबर, ग्रेट। तो ये हो गया, हमने रिटर्न मेडिसिन को फ्रेश सप्लाई माना, जो रिटर्न हो रही उसको हमने क्या माना, फ्रेश सप्लाई। दूसरा केस लेते, रिटर्न ऑफ ए टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन बाय इशूइंग क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब क्या, देख ध्यान से समझ, इसको भी समझ लो, ठीक है। तो ये है आपका सिप्ला और ये है एपेक्स मेडिको, राइट। सिप्ला और एपेक्स मेडिको ना। अब इसने इसको पहले गुड्स बेचा 1 लाख रुपए के सप्लाई, और ये इनवॉइस दिया होगा 1 लाख रुपए का, 18,000।
राइट, 1,18,000 रुपए कलेक्ट किए, जिसमें से 18,000 रुपए सिप्ला ने गवर्नमेंट को भर दिए और एपेक्स मेडिकोज वाले ने 18,000 का क्रेडिट लिया ना। अब 50,000 का इसमें से जो टाइम एक्सपायरी मेडिसिन है वो है 50,000। टाइम एक्सपायरी मेडिसिन कितनी की गाइस? 50,000 रुपीज ना। अब पहले केस में तो हमने देख लिया ए पॉइंट में कि फ्रेश सप्लाई करके इसको ट्रीट कर सकते, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, फ्रेश सप्लाई करके ट्रीट कर सकते हो, पहला पॉइंट। तो अब यहां पे ऐसा नहीं करना है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप एक काम करो, मतलब जो ये सप्लायर है, ये सप्लायर क्या करेगा, ये सप्लायर ये एपेक्स मेडिकोज को क्रेडिट नोट इश्यू कर देगा। क्या इश्यू करेगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। और फिर ये क्रेडिट नोट इश्यू करके ये जो एपेक्स मेडिकोज वाला है, अब ये बिल टैक्स इनवॉइस तो इश्यू नहीं कर, तो इसे क्या इश्यू करना पड़ेगा? डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा, डिलीवरी चालान। और वो डिलीवरी चालान बना के कौन बनाएगा गाइस? एपेक्स वाला। और ये डिलीवरी चालान बना के ये मेडिसिन सिप्ला को वापस भेजना पड़ेगा। अरे समझ में आया? तो सिप्ला वाला क्या करेगा? क्रेडिट नोट इश्यू करेगा एपेक्स मेडिकोज पे। एपेक्स मेडिकोज, अभी डेबिट क्रेडिट नोट आपको नहीं समझता है तो ध्यान दो, अकाउंट्स में आपको पढ़ना सिंपल है। क्रेडिट नोट्स कौन इश्यू करता है? सप्लाई। क्योंकि अब क्या करें अपन, परचेस जो सॉरी सेल्स रिटर्न करें, मतलब सिप्ला वाला जो सेल किया उसको रिटर्न ले रहा है, हम क्या करें, इश्यू कर रहे हैं उसको क्रेडिट नोट इश्यू करें। और एपेक्स मेडिकोज, क्योंकि अब इनवॉइस फ्रेश सप्लाई हम मान नहीं रहे उसको, डेबिट क्रेडिट नोट के हिसाब से कर रहे, तो फिर इस केस में जो एपेक्स मेडिकोज है, जब ये गुड्स वापस भेजेगा 50,000 के, तो उसके वो किसके साथ भेजेगा? डिलीवरी चालान के साथ भेजेगा। अरे आपकी ये बात समझ में आ गई? डिलीवरी चालान के साथ सिप्ला के पास आ जाए। अब ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होगा, आईटीसी का प्रॉब्लम क्या होगा वो समझे। अब ये जो क्रेडिट नोट एपेक्स मेडिकोज के पास गई, जिसके लिए वापस हमारे पास, मतलब सिप्ला के पास 50,000 रुपए का माल फिर से वापस आ गया। ओके, अच्छा हम एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते, ऐसा मानते कि पूरा का पूरा एक्सपायरी हो गया, मतलब 1 लाख का पूरा माल एक्सपायरी हो गया, राइट, पूरा 1 लाख का माल एक्सपायर, और 1 लाख का ही माल डिलीवरी चालान के थ्रू वापस आया। अब देखो क्या हुआ था, जब सिप्ला ने ये गुड्स का सप्लाई किया था तो 18,000 रुपए कलेक्ट किए थे एपेक्स मेडिकोज से, और ये 18,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को भर दिए थे, राइट, गवर्नमेंट को उसने भर दिए थे। और ये एपेक्स मेडिकोज ने इसका आईटीसी ले लिया था, राइट, ये आईटीसी ले लिया था 18,000। अब ये पूरे 1 लाख के गुड्स वापस आ गए। 50,000 भी ले सकते हो, लेकिन आसानी से समझने के लिए मैं 1 लाख पूरा, मान लीजिए चलो कोई गुड्स एक्सपायरी तक नहीं बेचे, कोई मेडिसिन नहीं, तो ये 18,000 रुपए अब ये वापस भेजे पूरी डिलीवरी चालान के थ्रू, तो ये एपेक्स मेडिकोज को क्या करना पड़ेगा, ये 18,000 को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्सल, राइट। और ये सिप्ला ने, देखो ये पूरा 1 लाख का माल वापस आ गया, पूरा 1 लाख का माल, तो ये सिप्ला ने तो भाई 18,000 ज्यादा के गवर्नमेंट को भर दिए ना। अरे जो गुड्स का सप्लाई नहीं हुआ, पूरा का पूरा माल वापस आ गया और वो पैसा गवर्नमेंट के पास चले गया है, 18,000 रुपए टैक्स तो चले गया ना, तो ये 18,000 रुपए का सिप्ला वापस क्रेडिट ले सकता है। मतलब कोई दूसरा जो सप्लाई करेगा उसके साथ इसको एडजस्ट करेगा कि मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस पे करके रखा है ना, क्योंकि ये पूरे 1 लाख की गुड्स मैंने सप्लाई कर दिए, वो पूरे वापस आए, जिसका टैक्स तो मैं गवर्नमेंट को भर चुका हूं ना, तो वो टैक्स का कोई और सप्लाई के साथ मैं एडजस्टमेंट करूं, ऐसा कौन बोलेगा? सिप्ला। लेकिन एट द सेम टाइम ये एपेक्स मेडिकोज जो रेसिपिएंट है उसे ये रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो दो बार बेनिफिट हो जाएगा। सिप्ला इधर दूसरे सप्लाई के साथ लेगा बेनिफिट, और वो एपेक्स वाला आईटीसी भी ले रहा है, तो ये आईटीसी का क्या करना पड़ेगा, इसे रिवर्सल करना। ये हो गया मेन पॉइंट। लेकिन अब देखो एक्ट में, जीएसटी लॉ में कहीं पे भी क्रेडिट नोट इश्यू करने का समय नहीं दिया है। क्रेडिट नोट कब इश्यू करना, इसके लिए नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट, राइट। लेकिन मैं जो अभी आपको बोला कि ये आईटीसी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सिप्ला क्या करेगा, ये 18,000 जो उसने गवर्नमेंट को भरे, ये मानेगा कि मैंने एक्सेस भर दिया और उसका एडजस्टमेंट नेक्स्ट सप्लाई के साथ करेगा, राइट, प्रोवाइडेड इसने आईटीसी रिवर्स कर। तो ये कब तक करना पड़ेगा सिप्ला को, ये जो एडजस्टमेंट करना है
तो ये कैसा, ये आपने देखा है, देखो ये आपका ईयर है, मान के चलो 1/4/2017 से 31 मार्च 2018। तो ये जो आप एडजस्टमेंट करते हो, ये बताया था आपको मैक्सिमम कब तक कर सकते हो आप, मैक्सिमम आप कर सकते हो 30 सितंबर तक, राइट। ये मैक्सिमम 30 सितंबर, 6 मंथ तक कर सकते हैं एडजस्टमेंट। अरे बराबर, सितंबर महीने का जब आपका रिटर्न जाता है ना, तब तक ये सब एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो। सितंबर महीने का रिटर्न कब जाता है, अक्टूबर 20 को। तो आपको ये क्रेडिट नोट जो है, ये क्रेडिट नोट आपको 30 सितंबर के पहले इश्यू कर देना पड़े। किसको, सिप्ला को। तब जाके ये टैक्स का एडजस्टमेंट वो कर सकते। वैसे तो क्रेडिट नोट को कोई लिमिट नहीं है भाई, कभी भी क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते। क्रेडिट नोट को एज सच कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी लॉ में कुछ नहीं बोला। लेकिन आपको वो 18,000 का जो एडजस्टमेंट करना है, ये मैन्युफैक्चरर को जो 18,000 का एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए क्रेडिट नोट कब तक इश्यू करना पड़ेगा, वो ईयर में या अप टू 30 सितंबर तक किया तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको क्रेडिट नोट जो है, वो क्रेडिट नोट रिटर्न में डालना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 में डालना पड़ेगा वो क्रेडिट नोट कि भाई देखो मुझे पूरा माल वापस आया है, 18,000 तो आपके पास जमा है गवर्नमेंट, ये नेक्स्ट सप्लाई के साथ एडजस्ट कर लेना। अरे समझ में आया? तो देखो वहां पे लिखता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, देखो अब, द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हु हैज सप्लाइड द गुड्स टू द होलसेलर और रिटेलर हैज एन ऑप्शन टू इशू द क्रेडिट नोट। तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जो रिटेलर को सप्लाई कर रहे या मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को सप्लाई कर रहे, तो इनके पास राइट है कि ये क्या इशू कर सकते हैं, क्रेडिट नोट एज पर 34(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन रिलेशन टू टाइम एक्सपायर्ड गुड्स रिटर्न बाय द होलसेलर और रिटेलर। तो टाइम एक्सपायर्ड गुड्स जो मेरे पास पूरे रिटर्न आ गए 1 लाख, तो सिप्ला ने 1 लाख की क्रेडिट नोट इशू कर देना चाहिए। आगे देखो, द रिटेलर और होलसेलर मे रिटर्न द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय इशूइंग द डिलीवरी चलान। पूरा बताइए, तो वो जो एपेक्स है वो डिलीवरी चलान के थ्रू ये गुड्स को रिटर्न करेगा। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट इन द लॉ, कोई टाइम लिमिट नहीं, एक्सेप्ट विथ रिगार्ड टू द एडजस्टमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अगर आपको ये एडजस्टमेंट करना है टैक्स लायबिलिटी का किसको, मैन्युफैक्चरर को जो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, उसे टैक्स लायबिलिटी का अगर एडजस्टमेंट करना है, द क्रेडिट नोट शुड बी इशूड प्रायर टू द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड दो शुड इशूड आफ्टर। अरे समझ में आया? तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसके फॉलोइंग 30 सितंबर तक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, तब जाके क्रेडिट नोट जो इशू कर रहा है वो अपने रिटर्न में एडजस्टमेंट कर पाए। 30 सितंबर का आखिरी महीना है जिस महीने में आपको एडजस्टमेंट ये पूरी दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। अरे समझ में आया? इफ द क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन टाइम लिमिट, मतलब सितंबर तक, स्पेसिफाइड इन 34(2)(2), द सीजीएसटी द टैक्स लायबिलिटी में बी एडजस्टेड, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी बाय द सप्लायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, लेकिन इसमें भी कंडीशन कि वो जो सामने वाला पर्सन है, वो सामने वाले पर्सन को ये क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अरे समझ में? अरे बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं यार, इससे सिंपल नहीं समझा सकता कोई, ध्यान दो। तो हमें अगर एडजस्टमेंट करना है, सिप्ला को अगर एडजस्टमेंट करना है, तो फिर वो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो पहली बात तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर महीने तक हमें क्रेडिट नोट इश्यू करना है, तो हम हमारे जीएसटीआर 1 रिटर्न में उसको दिखा पाएंगे और सामने वाले उसका आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स हैज नॉट अवेल्ड द आईटीसी और इफ अवेल्ड हैज रिवर्स द आईटीसी ऑफ द गुड्स सो बीइंग रिटर्न। अगर किया होगा तो फिर रिवर्स करना। इफ द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन 34(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट हैज लैप्स्ड, अगर वो लैप्स हो गई, मान के चलो सितंबर के बाद अगर क्रेडिट नोट इशू किया, तो एडजस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। वो 18,000 रुपए आपके गए, सिप्ला के 18,000 रुपए गए, क्योंकि सितंबर तक ही आपके पास समय की क्रेडिट नोट इशू करके उसको रिटर्न में दिखाया। अगर नहीं करेंगे तो फिर टाइम लिमिट लैप्स हो। तो देखो, इफ द टाइम लिमिट ऑफ 34(2) एक्ट हैज लैप्स्ड और क्रेडिट नोट में स्टिल बी इशूड, आप इशू करो क्रेडिट नोट, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, बाय द सप्लायर ऑफ रिटर्न गुड्स, बट टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करने को नहीं। In case of time expired goods are returned beyond the time period specified in 34(2) and a credit note is issued consequently, there is no requirement to declare the credit note
इन कॉमन पोर्टल बाय द सप्लायर। अरे सिंपल। तो अगर क्रेडिट नोट अगर टाइम पीरियड होने के बाद अगर आपने इशू किया तो उसको रिटर्न में दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो कॉमन पोर्टल पे वो क्रेडिट नोट दिखाया क्या और नहीं भी दिखाया, एक ही बात होगी। तो आप नहीं भी दिखाए तो भी आपका कोई प्रॉब्लम उस केस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर सितंबर तक इशू किया तो फिर आपको कॉमन पोर्टल पे वो क्रेडिट नोट दिखाना ही पड़ेगा। ई पॉइंट, अच्छा इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया आपको, वो भी देखते हैं अपन। ई पॉइंट में वही है, डिस्ट्रॉय किया तो आईटीसी जो है उसको रिवर्स करना, वही सेम पॉइंट जो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, फ्री सैंपल। अब देखो इसका इलस्ट्रेशन दिया है जो अभी देखा। दिस हैज बीन इलस्ट्रेटेड एज टेबल इन बिलो, गिवन बिलो। डेट ऑफ सप्लाई देखो 1 जुलाई 17 है डेट ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिटर्न कब है देखो 29/2018, 20/9/2018 को रिटर्न है। मतलब मान के चलते कि सप्लायर ने 20/9/2018 को क्रेडिट नोट दे दिया होगा। मतलब देखो ईयर कब खत्म हुआ, ये 17/18 है, 1 जुलाई 17, मतलब यहां पे 1 जुलाई 17 है, तो ये 17, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 17/18, और ये है यहां पे आपका 30 सितंबर। तो 20 सितंबर को ही क्रेडिट नोट इश्यू हो चुका है, 20 सितंबर को, मतलब विद इन टाइम लिमिट। तो बताओ क्या एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी पॉसिबल है? यस, इट इज वेरी वेल पॉसिबल, प्रोवाइडेड आईटीसी सामने वाले ने रिवर्स कर देना। तो देखो क्या बोलते, क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर एंड सेम टू बी अपलोडेड बाय हिम इन अ कॉमन पोर्टल। उसको कॉमन पोर्टल पे डालना है। सब्सिक्वेंटली टैक्स लायबिलिटी कैन बी एडजस्टेड बाय सच अ सप्लायर प्रोवाइडेड रेसिपिएंट, मतलब हमारे केस में एपेक्स मेडिकोज हैज ईदर नॉट अवेल्ड ITC, और इफ अवेल्ड देन ही शुड रिवर्स द आईटीसी। तो ये जो सप्लाई, अब ये टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर सकता है अपने अगले सप्लाई के साथ, प्रोवाइडेड सामने वाले ने, मतलब एपेक्स वाले ने आईटीसी अवेल नहीं किया या फिर अवेल किया है तो रिवर्स करना। लेकिन अगर देखो 1 जुलाई को सप्लाई हुआ और उसने क्रेडिट नोट इशू किया, रिटर्न और क्रेडिट नोट एक ही दिन मान के चलो 20 अक्टूबर 18 को, तो क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हो लेकिन अब एडजस्टमेंट टैक्स लायबिलिटी की नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में फिर आप कॉमन पोर्टल पे नहीं भी दिखाए तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन सर हमारे दिमाग में एक सवाल है, हाँ ये सवाल है कि क्या सामने वाले को, मतलब एपेक्स मेडिकोज को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? डेफिनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। अरे क्योंकि उसने गुड्स वापस कर दिया ना, गुड्स अगर वापस किए तो आईटीसी आप नहीं रख सकते, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। ये सवाल शायद आपके दिमाग में पक्का होगा। तो देखो, क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड द सेम ऑन कॉमन पोर्टल। Subsequently, the tax liability cannot be adjusted by such a supplier. तो टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि सितंबर के बाद रिटर्न में कोई एडजस्टमेंट्स आप नहीं कर सकते। ओके गाइस, वेरी सिंपल प्रॉब्लम।